हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस न्यू वीडियो क्लास में। और जो हमारा एक चैप्टर चल रहा था, सेकेंड चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का जो हमारा ये चैप्टर चल रहा था, जहाँ पर हम सेकेंड चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ मूल अवधारणाएं। उसके 2 पार्ट पहले मैंने आपको समझा दिया था और ये इसका 3rd पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है आय का चक्रीय प्रवाह यानी फ्लो। फ्लो मतलब क्या होता है? बहना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना। ऐसा ही हमारी इकोनॉमी में होता है कि जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इकोनॉमी में जो पैसे होते हैं ना, वो कभी भी एक स्थान या एक व्यक्ति के पास नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, जो 100 का नोट आपके पास अभी है वो कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा, अगले दिन किसी और के पास होगा। ऐसे क्या होगा कि वो जो 100 का नोट है ना, वो पूरी अर्थव्यवस्था का चक्कर लगाते, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। तो आज हम यही पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। अब इस पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पूरे चैप्टर का, और प्रत्येक वर्ष आय के चक्रीय प्रवाह में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आय का चक्रीय प्रवाह का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्र होते हैं। वो क्षेत्र होते हैं क्या? परिवार, यानी उपभोक्ता। अर्थव्यवस्था में एक उपभोक्ता होता है जो वस्तुओं को खरीदता है। एक फार्म होता है जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, ठीक ना। और एक सरकार होता है जो दोनों से टैक्स लेते हैं। ये अर्थव्यवस्था के 3 सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिनके बीच में आय का हस्तांतरण या आय का फ्लो होता है, ठीक ना। अब इन्हीं के बीच में जो आय का फ्लो होता है ना, उनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कई बुकों में 4 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन मैन 3 ही होते हैं, ठीक ना। तो आप 3 भागों को ही देखोगे। तो आय का जो चक्रीय प्रवाह, इसमें आप देख सकते हो ये उत्पादक है और ये परिवार है। अब आप देखोगे कि जो परिवार है ना, वो कारक वस्तु, यानी जैसे मैं परिवार हूँ, यानी मैं उपभोक्ता हूँ। परिवार मतलब उपभोक्ता। तो अगर मैं मार्केट में जाऊँगा तो मैं कोई ना कोई वस्तु खरीदूँगा। जैसे मान लो मैं मार्केट में गया, मैंने एक कोलगेट खरीदा, तो जो कोलगेट का जो मैंने ब्रांड या कोलगेट का जो मैंने खरीदा है ना, तो उसके बदले में एक अमाउंट पे करूँगा। अब वो अमाउंट किसके पास जाएगा? जिसने उस कोलगेट का उत्पादन किया हो, ठीक ना। तो यानी मेरे से पैसे कहाँ पे चला गया? उत्पादक के पास, क्योंकि उत्पादक ही उत्पादन करता है। अब जो उत्पादक या जो उत्पादक होता है, जो उत्पादन करता है, वो अकेला उत्पादन नहीं करता। उसके पास उत्पादन के विभिन्न कारक होते हैं, जैसे परिवार होते हैं, ठीक ना, मशीन होता है, जैसे ऊर्जा होता है, जैसे कच्चा माल होता है, जैसे जमीन या प्लांट होता है, ठीक ना। इन सभी चीज़ों की सहायता से उत्पादन करता है। तो अब दो, अगर एक फार्म के पास कोई मजदूर काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो फार्म उस मजदूर को पैसे देगा। क्यों देगा पैसे? क्योंकि उस मजदूर ने उसके फार्म के लिए वस्तु का प्रोडक्शन किया था, ठीक है ना। उस मजदूर ने उसके फार्म के लिए वस्तु का प्रोडक्शन किया था। अब उस फार्म ने उस मजदूर को पैसे दिया। अब जो वो मजदूर अपने परिवार के पास आएगा और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी वस्तु का उपयोग करेगा, उपभोग करेगा, तो वही पैसे फिर उत्पादक के पास चला जाएगा। तो आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब कोई उत्पादक कोई वस्तु या सेवा को खरीदता है तो उसके लिए एक भुगतान करता है जो सीधा फार्म के पास चला जाता है, ठीक है ना। और जो फार्म होते हैं ना, वो उत्पादन के कारक के लिए, जैसे कच्चा माल के लिए या प्लांट के लिए या मशीन के लिए या मजदूरी के रूप में उस परिवार को पैसे देता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर अध्ययन करें आय के चक्रीय प्रभाव के बारे में। तो आय के चक्रीय प्रभाव के लिए 3 तत्व होना जरूरी होता है, जिनके कारण आय या मुद्रा का चक्रीय प्रभाव होता है। वो 3 तत्व है। उत्पादन, यानी हम उत्पादन करेंगे तो उसके बदले में हमें पैसे मिलेगा। उससे क्या निर्माण होगा? आय का निर्माण होगा। तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा आय,
यानी जिसको हम वितरण कहते हैं, इकोनॉमिक्स में आय को ही वितरण कहते हैं। यानी जो हमने किसी उत्पादक के लिए वस्तु का उत्पादन किया तो उसके बदले हमें आय का वितरण करेगा, ठीक है ना। और तीसरा आता है व्यय, यानी जो उन्होंने हमें आय दिया उसे हम अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यय करेंगे, यानी खर्च करेंगे। तो उत्पादक ने हमें आय दिया, यानी पैसा हमारे पास आया, जिसे वितरण कहते हैं। अब हमने उस पैसों को व्यय कर दिया, यानी पैसा उत्पादक के पास दोबारा चला गया, ठीक ना, जिसे हम खर्च या व्यय कहते हैं, ठीक ना। अगर हम बात आय के चक्रीय प्रवाह के मॉडल के बारे में करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है 2 क्षेत्रीय, जहाँ पे 2 क्षेत्रों के बीच में आय का प्रवाह होता है। दूसरा होता है 3 क्षेत्रीय, जहाँ पे 3 क्षेत्रों के बीच में आय का प्रवाह होता है। और तीसरा होता है 4 क्षेत्रीय, जहाँ पे 4 क्षेत्रों के बीच में आय का प्रवाह होता है। तो चलिए इन चारों को एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रभाव मॉडल, यानी 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। इसे समझाने से पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि वास्तविक प्रवाह यानी रियल फ्लो, मौद्रिक प्रवाह यानी मनी फ्लो किसे कहते हैं। वास्तविक प्रवाह में वस्तु और सेवाओं का प्रभाव होता है। वस्तु किसे कहते हैं और सेवा किसे कहते हैं आपको पता होगा, ठीक ना। तो वास्तविक प्रवाह यानी वस्तु तथा सेवाओं का प्रवाह, और मौद्रिक प्रवाह नाम से पता होता है मुद्रा का प्रवाह, है ना। तो ये दोनों वर्डों को आप समझ लेना, क्योंकि ये जो हम यहाँ पे हमने डायग्राम दे रखा है, जो चित्र दे रखा है, यहाँ पे बार बार मौद्रिक प्रवाह या वास्तविक प्रवाह यानी रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक ना। तो इससे आप समझ लेना। बात करते हैं 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह मॉडल के बारे में। तो ये 2 क्षेत्र होते हैं, परिवार और फार्म। अब कोई फार्म किसी वस्तु का उत्पादन करता है या किसी सेवा का निर्माण करता है तो स्वयं अकेला नहीं करता, वो अपने पास बहुत सारे मजदूरों को या परिवारों को काम पे रखता है, जो उसके लिए सेवा तथा वस्तु का उत्पादन करता है, बदले में वो उसे वेतन देता है। एक फार्म ने एक परिवार को सेवा तथा वस्तु के उत्पादन करने के लिए वेतन दिया। अब वो परिवार क्या करेगा, उस पैसे को क्या करेगा, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस पैसों को वो खर्च करेगा, ठीक ना। अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो उस पैसों को खर्च करेगा, और जब भी वो उस पैसों को खर्च करेगा तो वो किसी न किसी वस्तु को या सेवा को जरूर खरीदेगा। तो जब वो किसी वस्तु या सेवा को खरीदेगा ना, तो वस्तु और सेवा के बदले वो एक अमाउंट पे करेगा। अब वो जो अमाउंट वो पे करेगा ना, वो अमाउंट कहाँ पे जाएगा, उस फार्म के पास, जो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ठीक ना। तो आप देख सकते हो कि फार्म ने उसको मजदूरी के रूप में पैसे दिया परिवार को। परिवार ने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु को, जो उसने वस्तु खरीदा, उस वस्तु के भुगतान के रूप में वो पैसे फार्म को दिया। तो इस तरह पैसों का 2 क्षेत्रों में आदान प्रदान हो रहा है, ठीक ना। इसके अलावा कोई फार्म जब किसी वस्तु का उत्पादन करता है ना, तो कच्चा माल खरीदता है। कच्चा माल भी किसी न किसी परिवार या किसी न किसी व्यक्ति से खरीदता है, तो वो फार्म उस समय भी वहाँ पे पैसे पे करेगा, ठीक है ना। अब वो कच्चा माल के लिए या जहाँ पर उत्पादन कर रहा है उस जगह के लिए, उस रूम रेंट के लिए, उस प्लाट के रेंट के लिए जो पे किसी न किसी परिवार को करेगा, अब वो परिवार भी उस पैसों से कोई ना कोई वस्तु खरीदेगा। यहाँ पे अगेन पैसे परिवार से फार्म की ओर हस्तांतरण हो रहा है। फार्म से एक बार परिवार की ओर हो रहा है, एक बार परिवार से फार्म की ओर हो रहा है, जो आप चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं हर मॉडल का एक एक स्पेशल वीडियो बना के आपको बता दूंगा अगर समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है कि आपको मैं समझा दूं। अब बात करें 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह के मॉडल के बारे में, तो इसमें कभी कभी बैंक का भी रोल होता है, जो कि आप इस नए चित्र में आसानी से समझ सकते हो। अब कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई परिवार यानी उपभोक्ता किसी फार्म के लिए किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है, तो वो फार्म उस वस्तु या सेवा के उत्पादन के रूप में उसे एक वेतन देते हैं। अब उस वेतन का हम यूज किस पे करते हैं, वस्तु के
खरीदने पे करते, वस्तु को खरीदने पे करते ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। अब जो हमारी इच्छाएं कभी भी नहीं मरती, हमारी इच्छाएं जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक इच्छाएं जीवित होती है। तो जब तक इच्छाएं नहीं मरेगी तब तक उत्पादन खत्म नहीं होगा, और जब तक उत्पादन खत्म नहीं होगा तब तक आय खत्म नहीं होगा, और जब तक आय खत्म नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है ना। अभी अब दो परिवार के पास आय आया, अब वो कुछ पैसों को खर्च करेगा जो कि फार्म के पास चले जाएगा, और कुछ पैसों को वो बचाएगा, सेविंग के रूप में बचत करेगा, और वो बचत वो कहाँ पे जमा करवाएगा? बैंक में, जिसको हम वित्तीय संस्थान भी कहते हैं ना। यानी एक परिवार ने अपना पैसा बचाया और उसने बैंक में उस पैसे को डिपॉजिट के रूप में जमा कर दिया। अब यहाँ से पैसे कहाँ पे जा रहा है? परिवार से पैसे जा रहा है बैंक के पास, है ना। अब जो उत्पादक होते हैं ना, वो उत्पादन करने के लिए, निवेश करने के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक से बिजनेस लोन लेते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो क्या होता है कि उत्पादक बैंक में जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि मुझे इस चीज़ का उत्पादन करना है, मुझे किसी वस्तु का उत्पादन करना है, मेरे पास पैसे कम है, तो आप मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट राशि दे, यानी निवेश राशि दे, जो को बैंक से लेता है। अब यहाँ से क्या हुआ कि बैंक से उत्पादक या फार्म कर्ज लेता है, तो बैंक से पैसे किसके पास जा रहा है? उत्पादक के पास। अब उत्पादक से फिर वही पैसे किसके पास जाएगा? परिवार के पास। क्यों जाएगा? क्योंकि परिवार ने उस उत्पादक के लिए या उस फार्म के लिए वस्तु का उत्पादन किया था। तो यहाँ पे भी आप देखते हो कि आय का चक्रीय प्रभाव हो रहा है, यानी आय जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे फ्लो करा है। यानी हमने जो पैसे बैंक में जमा करवाया वो बैंक ने उत्पादक को दिया, उत्पादक ने वही पैसे हमें वेतन के रूप में दिया, और हमने उसी पैसों को खर्च किया वस्तु बनाने के लिए, और वो वस्तु के बनाने के लिए, सॉरी, वस्तु के उपयोग के लिए, और वही पैसे चला गया उत्पादक के पास, ठीक है ना। और कुछ पैसे हम बचाएंगे जो पैसे जाएगा बैंक में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आय का चक्रीय प्रभाव किस प्रकार हो रहा है। अब बात करते हैं 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव मॉडल के बारे में। 2 क्षेत्र में तो आप समझ गए थे, जहाँ पे परिवार से फार्म के पास और फार्म से परिवार के पास आय का हस्तांतरण हो रहा था, यानी आय का चक्रीय प्रभाव हो रहा था। बाद में बैंक की भी एंट्री हुई थी, तो उसको भी हम 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल में रखेंगे। अब यहाँ पे जो तीसरा क्षेत्र है ना, वो हो जाएगा गवर्नमेंट, है ना। अब देखो, परिवार से फार्म के पास और फार्म से परिवार के पास कैसा है आय का हस्तांतरण होता है, वो तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसको इजी यानी आसानी से समझने का प्रयास करो। दो, आप जो वस्तु या सेवा को खरीदते हो ना, तो उसके कुछ न कुछ राशि आप टैक्स के रूप में या जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो मोबाइल फ़ोन की प्राइस है 15,000। तो 15,000 में से ओरिजिनल जो प्राइस होती है ना मोबाइल की, वो शायद 13 या 13,500 होती है। बाकी का जो 1,000 से 1,500 रुपये है वो गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में जाता है। एक हम आंकड़ा मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर परिवार से पैसे किसके पास जा रहा है? टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास, है ना। अब तो कभी न कभी या मैक्सिमम लोगों को क्या होता है कि सरकार आर्थिक सहायता देती है। फॉर एग्जांपल, कोई परिवार के साथ कोई हादसा हो गया तो सरकार उसको उस हादसे के कारण एक मुआवजा देगी, जो कि सरकार यानी गवर्नमेंट से परिवार के पास आएगा, ठीक है ना। गैस सिलेंडर आप यूज करते हो, सरकार उसमें सब्सिडी देती है, तो वहाँ से भी गवर्नमेंट से पैसे एक परिवार के पास आते हैं ना। अभी आप देख सकते हो कोरोना का माहौल है, यहाँ पे सरकार सभी जो हमारे पीएम है वो सभी महिलाएं जिनके जनधन खाता था उनके बैंक में 500 रुपये उनके खाते में भेज रहे हैं। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट से पैसे परिवार के रूप में परिवार के पास आ रहे हैं ना। इसके अलावा पेंशन भी देती है सरकार, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट से पैसे परिवार के पास आ रहा है। अब देखो, हम टैक्स देंगे, हमारा पैसे गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम जीएसटी और अन्य प्रकार के जो भी टैक्स देंगे, या कोई जैसे आप कहीं पर घूमने जाते हो तो आप टोल टैक्स देते हो, वहाँ पर भी आप देखोगे कि टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है ना।
और इसके अलावा हम कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा तो वहाँ पर भी हमारा पैसा सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे परिवार से पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है और गवर्नमेंट भी कुछ न कुछ आर्थिक सहायता के रूप में, कुछ भुगतान राशि के रूप में गवर्नमेंट से पैसे परिवार के पास आ रहा है। तो यहाँ पे आपने गवर्नमेंट का रोल समझ लिया। अब दो फार्म और गवर्नमेंट में क्या संबंध है, अब मैं आपको बताता हूँ कि फार्म जब किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है तो वो भी कुछ न कुछ राशि टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देता है, ठीक ना। कोई भी कंपनी जब किसी वस्तु का उत्पादन करती है ना तो ऐसे उत्पादन नहीं करती, अगर वो कुछ ऐसे वस्तु का उत्पादन कर रही है जिसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है तो वो लाइसेंस राशि भी गवर्नमेंट को देगा। इसके अलावा वो जिस रास्ते से अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेगा उस रास्ते पर वो टोल टैक्स भरेगा, या अपने जिस वस्तु का उसमें प्रोडक्शन किया उस वस्तु के लिए भी वो टैक्स भरेगा। तो यहाँ पे फार्म से पैसे गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं ना। और कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट भी किसी कंपनी को आर्थिक सहायता देती है निवेश के लिए, ठीक है ना। मान लो कोई कंपनी, बड़ी सी कंपनी है जो कि बड़े पैमाने पे उत्पादन करना चाहता है जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो सरकार क्या करेगी, उसको कुछ न कुछ अमाउंट अपने पास से उसको भी देगी ताकि वो एक बड़ा सा कंपनी या एक फार्म खोले जहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकार केवल उपभोक्ता को आर्थिक सहायता नहीं देती, कई बार बिजनेसमैन को भी सरकार लोन माफ के रूप में या कर्ज माफ के रूप में या कुछ राशि आर्थिक सहायता के रूप में देती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फार्म से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है और गवर्नमेंट से फार्म के पास जा रहा है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो रोल था वो आप 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समझ गए होंगे। अब जो ये 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें मैंने आपको एक बात बताया था कि हमारे अर्थव्यवस्था का एक पार्ट बैंक भी होता है जो आय के चक्र प्रवाह में भाग लेता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने बैंक के बारे में नहीं बताया, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना ये आपको मैंने अलग तरीके से समझाने के लिए बनाया था। अगर आप चाहते हो इसमें बैंक को भी एंट्री कर सकते हो, यानी बैंक को भी डाल सकते हो, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट भी बैंक से पैसे लेते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी हो जाती है तो वो भी बैंक से लोन लेती है। जैसा हमारी जो गवर्नमेंट, जो हमारी पीएम है वो आरबीआई से लोन लेते हैं जो कि एक राष्ट्रीय बैंक है ना। तो बैंक से गवर्नमेंट भी लोन लेते हैं और कभी कभी जब बैंक वित्तीय हालातों का सामना करता है या वित्तीय संकटों का सामना करता है तो वो भी गवर्नमेंट से पैसे लेती है। तो यहाँ पर हम बैंक को भी डाल सकते हैं, बैंक का हर अर्थव्यवस्था में रोल होता है। तो मैंने बैंक नहीं डाला, आप डाल के उसको समझ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह मॉडल के बारे में। अगर हम बात करें 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह मॉडल के बारे में तो वहाँ पे आपको एक नया जो क्षेत्र है ना वो देखने को मिलेगा और वो होगा, यहाँ पे मैंने लिखा फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री मतलब विदेश, है ना। अब आप देखो 3 क्षेत्रीय में आप तो सही से समझ होंगे कि 3 क्षेत्रों के बीच में आय का चक्रीय प्रभाव कैसे होता है। अब इसमें हमें बस एक क्षेत्र और समझना है कि विदेश यानी जो फॉरेन कंट्री है उसके बीच और हमारे बीच में आय का चक्रीय प्रभाव कैसे होता है। अब देखो हमारा विदेशों से 2 प्रकार का व्यापार होता है, एक होता है आयात के रूप में और एक होता है निर्यात के रूप में। आयात के रूप में मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं जो हम उनसे खरीदते हैं तो आयात हो गया। तो अगर हम कुछ वस्तु उनसे खरीदेंगे, कुछ वस्तु विदेशों से मंगवाएंगे तो उसे हम आयात कहेंगे। तो उस आयात के लिए हम कुछ राशि, कुछ अमाउंट विदेशों को पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनके वस्तुओं का इस्तेमाल किया तो हम उन देशों को पे करेंगे, ठीक ना। तो इससे क्या हुआ कि हमारा पैसे उन देशों में चला गया यानी विदेशों में चला गया, ठीक ना। अब क्या होता है कि हर चीज़ हम विदेशों से नहीं खरीदते, कुछ चीज़ें विदेश यानी दूसरे जो कंट्री है ना वो हमसे खरीदते हैं, जैसे अनाज, ठीक ना, सूती कपड़े, ठीक ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक ना, जैसे चाय पत्ती, ठीक ना, मिल्क और ये ड्राई फ्रूट, ये सारी चीज़ें, मसाले, ये विदेशी यानी जो भी बाहर की कंट्री है ये हमसे खरीदते हैं, ठीक ना। तो जब वो हमसे कोई वस्तु खरीदता है ना तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। तो एक्सपोर्ट हम बोलेंगे। और जब हम कोई वस्तु एक्सपोर्ट यानी निर्यात करेंगे
तो निर्यात मतलब क्या होगा कि हमने जो वस्तु बनाई है वो हम विदेशों को बेच रहे हैं। अब हम विदेशों को अगर अपनी वस्तु बेचेंगे तो उसके बदले हम उनसे पैसे लेंगे, तो वो हमें पैसे पे करेगा। तो आपने देखा होगा कि जब हम आयात कर रहे थे तब हम विदेशों को पैसे दे रहे थे, यानी दूसरे देशों को दे रहे थे, ठीक है ना। अब जब हम निर्यात कर रहे हैं तो दूसरे देश हमें पैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप आय का चक्रीय प्रभाव देख सकते हो। अब यहाँ पर भी बैंक का रोल होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम अपने देश की कंट्री या अपने देश के बैंक से लोन लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि इंडियन बिजनेसमैन अमेरिकन बैंक से लोन ले लेते हैं, अमेरिकन बिजनेसमैन इंडियन बैंक से लोन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बैंक का रोल हम डाल सकते हैं, ये आप समझ लो, ठीक है ना, कि यहाँ पर भी हम बैंक का रोल डाल सकते हैं। बैंक हर अर्थव्यवस्था में या हर चक्रीय प्रभाव मॉडल में आएगा। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश का बैंक है तो हमारे देश के लोगों को या हमारे देश के व्यापारियों को ही लोन देगा। दो बैंक का काम होता है इंटरेस्ट कमाना, जहाँ से उसको ज़्यादा इंटरेस्ट या इंटरेस्ट की संभावना ज़्यादा हुआ वो उसे लोन देगा, चाहे वो हमारे देश का व्यापारी हो या विदेशी व्यापारी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आय का जो चक्रीय प्रवाह होगा वो बैंक के रूप में भी विदेश में जाएगा। जब विदेशी या इन दूसरे देश के लोग हमारे देश से लोन लेंगे, हमारे देश के बैंक से लोन लेंगे, तो हमारे देश का बैंक का पैसा उन देशों में जाएगा। अब कभी कभी हमारे देश के भी व्यापारी दूसरे देशों के बैंकों से लोन लेंगे, तो दूसरे देशों का पैसे हमारे देश में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बैंक का रोल है, आप इसको समझ सकते हो। तो ये थे आय के चक्रीय प्रभाव के 3 मॉडल जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। तो इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके 3 पार्ट थे और मैंने तीनों आपको एक एक कर समझा दिया है। अब इस चैप्टर में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिससे मैंने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ठीक है ना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।